जब अपोकेलिप्स आया, हर किसी ने कोई ना कोई पावर अवेकन कर ली। कोई पानी कंट्रोल कर सकता था, कोई आग उगल सकता था, और मेरी पावर, मैं बस उन लोगों की पावर छीन सकता था जिनका नाम जॉन हो। 3 साल बीत गए और मुझे एक भी जॉन नहीं मिला। उसके बजाय लोग मुझे बेकार समझकर पीटते रहे, इंसल्ट करते रहे। फिर एक दिन जब मैं स्लम्स में कचरा खंगाल रहा था, तभी मेरी मुलाकात मेरी बचपन की दोस्त क्लारा से हुई, जो खुद भी खाने के टुकड़ों के लिए भीख मांग रही थी। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। क्लारा रोते हुए बोली, ये कितना अनफेयर है कि हर किसी को वर्ल्ड एंडिंग पावर मिली है और मैं बस लोगों का नाम जॉन रखने का काम कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। रुको, तुमने अभी क्या कहा? मेरा खून खोलने लगा। मैं तुरंत उसकी तरफ घूमकर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी आवाज़ एक्साइटमेंट से जल रही थी। जब मैंने उसे सब समझाया तो क्लारा तुरंत बोलती है, मतलब अगर किसी का नाम जॉन हो जाए तो तुम उसकी पावर छीन सकते हो। कोई कैच नहीं। मैं थोड़ा रुकता हूँ। मैंने आज तक इसे यूज़ ही नहीं किया था। मैं ध्यान से जवाब देता हूँ, एक शर्त है। जॉन को पहले मुझे हिट करना होगा, तभी उसकी पावर मेरी होगी। और तुम्हारी? क्लारा के होंठ हल्के से हिलते हैं। मुझे किसी को थप्पड़ मारना होगा और वो लाइन चिल्लानी होगी। हमारी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक भारी कदमों की आवाज पानी के गड्ढे को चीरते हुए आती है। कीचड़ हमारे चेहरे पर छिटक जाता है। ब्रूनो अपने गुंडे के साथ हमारे पास आता है और हंसते हुए हमारे टूटे बर्तन को लात मार देता है। वाह वाह, ये वही सो कॉल्ड जीनियस है ना। अब बचा हुआ खाना ढूंढ रहा है। उसका दायां पैर, जो एक एस रैंक स्वॉर्ड लेग बन चुका था, तेज गोल्डन लाइट में चमक रहा था। उसका साथी पीछे से जोर जोर से हंस रहा था। उनकी हंसी तंग गली में गूंज रही थी। उनमें से एक ताना मारता है, ब्रूनो, ये लड़की कभी स्कूल की सबसे खूबसूरत थी, अब इसकी हालत इतनी खराब है कि फ्री में भी नहीं लूंगा। दूसरा मेरी तरफ उंगली दिखाता है, ए तुम अभी क्या बड़बड़ा रहे थे? अंडरवर्ल्ड का किंग, तुम तो चूहों के किंग लगते हो। फिर वो चिढ़कर बोलता है, बहुत हो गया, घुटनों पर बैठो और ब्रूनो के जूते चाटो। अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो शायद वो तुम्हें सड़ी हुई ब्रेड का आधा टुकड़ा दे दे। ब्रूनो हमें नीचे देखते हुए कहता है, यहां से दफा हो जाओ या मर जाओ। क्लारा अचानक फट पड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और चिल्लाती है, भाड़ में जा। एक तेज आवाज गूंजती है। उसका हाथ सीधे ब्रूनो के चेहरे पर पड़ता है। वो उसके चेहरे के पास चिल्लाती है, अब तुम्हारा नाम जॉन है। ब्रूनो का सिर साइड में झटक जाता है। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज जाता है। वो गुस्से में अपना नाम चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज अजीब टूटी हुई निकलती है। वो अपने सीने पर लगे इलेक्ट्रॉनिक आईडी टैग को डर के साथ देखता है। उसका नाम बदल रहा था, धीरे धीरे जॉन बन रहा था, लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिलता। वो अपने दाएं पैर में पावर भरता है। गोल्डन लाइट और तेज हो जाती है और वो क्लारा की छाती पर जोरदार किक मारता है। मेरी आंखें फैल जाती है। मैं तुरंत क्लारा को धक्का देकर हटाता हूँ और वो पूरी किक मैं अपने सीने पर ले लेता हूँ। एक भारी आवाज गूंजती है, जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। मेरा शरीर पीछे उछलकर लगभग 3 मीटर दूर जाकर टूटी हुई ईंटों की दीवार से टकराता है। धूल चारों तरफ उड़ जाती है। मैं दर्द से हांफता हूँ। मेरे गले में खून भरने लगता है और तभी मैं पागलों की तरह हंसने लगता हूँ। एक गर्म, भारी, धातु जैसी एनर्जी मेरे दोनों टांगों में भरने लगती है और उधर ब्रूनो घुटनों के बल गिर जाता है। वो डर से अपनी टांगों को पकड़कर चिल्लाता है। मेरी टांगे, उसकी लेजेंडरी टांगे, सबके सामने सूखने लगती है। जो गुंडे अभी तक हंस रहे थे, वो अचानक चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, जैसे गले से पकड़े हुए बत्तख। मुझे महसूस होता है मेरे अंदर पावर एक जंगली ड्रैगन की तरह उफन रही है। मैं सिर पीछे फेंक कर जोर से हंसता हूँ। क्लारा ब्रूनो को कीचड़ में पड़ा देखती है, फिर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वो पक्का वादा करती है, ऐश, मैं तुम्हारे लिए जॉन की कभी खत्म ना होने वाली सप्लाई बना दूंगी। मैं उसे अपनी बाहों में खींचता हूँ और पूरी ताकत से कहता हूँ, चलो, मैं तुम्हें टॉप तक ले जाऊंगा। उधर ब्रूनो कीचड़ में मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसकी टांगे उबले हुए नूडल्स की तरह ढीली हो चुकी थी। ब्रूनो का गुंडा लियो घुटनों के बल गिर जाता है और भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मुझे पता है सप्लाई कहाँ मिलती है। लियो मेरे सामने घुटनों के बल झुकता है। अपना माथा ठंडी कीचड़ में इतनी जोर से मारता है कि धप की आवाज आती है। मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ, बिल्कुल बिना इमोशन के। नाम, पावर, बोलो। लियो कांपते हुए धीरे से जवाब देता है, मेरा नाम लियो है सर। मेरी पावर शुगर बनाना है। दिन में बस थोड़ा सा मैं पूरी तरह बेकार हूँ। मैं सिर्फ ब्रूनो के साथ जिंदा रहने के लिए था। मैं भौं उठाता हूँ, अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ। इस एनर्जी की कमी वाले अपोकेलिप्स में रिफाइंड शुगर सोने के बराबर है। लियो ऊपर देखता है, पूरी उम्मीद के साथ बोलता है,
यहाँ कोई अकेला नहीं बच सकता। तुम्हें टेरिटरी चाहिए, वरना तुम कुछ नहीं हो। आगे ही ब्लैक रॉक कैंप है। उनका बॉस ग्रेविटी फील्ड कंट्रोल करता है। उसके फाइटर्स ज़्यादा से ज़्यादा सी रैंक है। एक कंस्ट्रक्शन संभालता है, एक पावर डिटेक्ट करता है, बाकी सब तो बस बोझ है। तुम्हारी पावर के साथ उस जगह को लेना बहुत आसान होगा। मैं अपनी उंगलियां मोड़ता हूँ। मेरी टांगों में अब भी धातु जैसी एनर्जी गूंज रही थी। मेरी आंखें भूख से जल रही थी। इंटरेस्टिंग, रास्ता दिखाओ लियो। अच्छा काम किया, तो हमेशा मेरे साथ जगह मिलेगी। लियो तुरंत खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे पीछे से अचानक एक टूटी हुई आवाज़ आती है। प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलो। ब्रूनो कीचड़ में मुंह के बल पड़ा था। वो दोनों हाथों से मेरी पैंट पकड़कर लटक रहा था। उसकी आंखें खाली थी, पूरी तरह टूटी हुई। वो इतना रो रहा था कि उसकी नाक बह रही थी। आंसू और कीचड़ मिलकर उसे और भी गंदा बना रहे थे। मैं उसका हाथ लात मारकर हटाता हूँ। मेरी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी, जैसे किसी कचरे से बात कर रहा हूँ। मैं बोझ नहीं उठाता। मैं क्लारा का हाथ पकड़ता हूँ और चल पड़ता हूँ। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ, चलो चलते हैं और उनकी जगह पर कब्जा करते हैं। हम अभी ब्लैक रॉक कैंप के गेट तक पहुंचे ही थे कि अचानक एक तेज और ताने मारने वाली आवाज हवा में गूंजती है। अरे वाह, देखो कौन आया है। मेरा एक्स एस अपने छोटे भिखारियों को लेकर आया है। मैं ऊपर देखता हूँ, वो मेरी एक्स लिली थी जो जैक से चिपकी हुई खड़ी थी, जैसे वो उसी की हो। जैक अपनी पावर एक्टिवेट करता है, पार्शियल एनलार्जमेंट। उसकी टांगें बड़ी हो जाती है और वो जानबूझकर पत्थर पर जोर जोर से कदम मारता है। धम धम धम। वो अपनी नकली सुपीरियरिटी दिखा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी एलॉय रॉड बदलने लगती है, कभी स्पाइक बनती है, कभी मोटा डंडा। जैक नाक सिकोड़कर हमें देखता है। उसे लगता है हम यहाँ भीख मांगने आए हैं। वो अपनी नफरत छुपाने की कोशिश भी नहीं करता। लिली, हम ऐसे कचरे को अंदर नहीं ले सकते। ब्लैक रॉक के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस क्लारा के कंधे पर हल्के से हाथ रखता हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल खाली था। क्लारा अब तक खुद को रोक रही थी, लेकिन अब वो रुकती नहीं, वो बिजली की तरह आगे बढ़ती है और दोनों के चेहरे पर एक एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्लारा साफ और तेज आवाज में बोलती है, अब तुम्हारा नाम जॉन है। पावर तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। लिली खुद की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाती है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है यहाँ जॉन कौन है? उसे खुद समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोल गई। वो गुस्से में अपनी पावर एक्टिवेट करती है और अपनी बड़ी हुई टांग से मेरी छाती पर वार करती है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, अपने पैर जमाकर सीधा उसका वार झेलता हूँ। धम। एक भारी आवाज गूंजती है। लिली के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है उसकी पावर उसके शरीर से ऐसे निकल रही है जैसे बांध टूट गया हो। वो चीखती है। मेरी टांगें, उसकी मांसपेशियां अजीब आवाज के साथ सिकुड़ने लगती है और जिन टांगों पर उसे इतना घमंड था वो तुरंत सूख कर हड्डी जैसी बन जाती है। वो दर्द से वहीं घुटनों पर गिर जाती है। जैक ये सब देखता है और गुस्से में पागल हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो भी अब जॉन बन चुका है। वो चिल्लाता है, तुमने मेरी जॉन की औरत को छुआ, तुम मर चुके हो। उसकी रॉड तुरंत ब्लेड बन जाती है और सीधा मेरे दिल की तरफ आती है। मैं हंसता हूँ और सीधे उस पर दौड़ पड़ता हूँ। एबिलिटी स्ट्रिप एक्टिवेट। सब कुछ मुझे दे दो। एक और भारी आवाज गूंजती है। ब्लेड ऐसे रुक जाता है जैसे किसी अंतहीन गहराई से टकरा गया हो। पल भर में जैक के हाथ का हथियार ढीला और बेकार हो जाता है, जैसे गीला नूडल। जैक और लिली एक साथ चिल्लाते हैं, हमारी पावर कैसे गायब हो गई? दोनों वहीं गिर जाते हैं जैसे गीली मिट्टी के ढेर। उनके चेहरे से पूरा रंग उड़ जाता है। मैं धीरे से झुकता हूँ और जैक का सिर पकड़ लेता हूँ। मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। अभी तो तुम बहुत अकड़ रहे थे ना, बहुत घमंडी थे ना। मैं जमीन से उसकी रॉड उठाता हूँ और सिर्फ एक सोच से वो मेरे हाथ में बदलने लगती है। जैक और लिली ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके संभलने से पहले ही मैं उठता हूँ, एक बार उसे और दोनों बेहोश हो जाते हैं। मैं हाथ हिलाता हूँ, लियो गेट पर जोर से मारो, अंदर सबको बाहर बुलाओ। लियो की आंखें चमक उठती है। अभी करता हूँ। लियो गेट के सामने खड़ा हो जाता है, कमर पर हाथ रखकर चिल्लाता है, अंदर सुन लो, बॉस आ चुका है जो समझदार है। बाहर आकर सरेंडर कर दो। अंदर से गुस्से भरी आवाज आती है, कौन है जो ब्लैक रॉक में शोर मचा रहा है? लोहे का गेट जोर से खुलता है और दर्जनों लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमें देखते हैं, उनकी तेजी गायब हो जाती है। सिर्फ हम 3 लोग खड़े थे और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। आगे खड़ा आदमी ताना मारता है, सीरियसली, एक कबाड़ी और 2 भिखारी। उनका लीडर इतना हंसता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मेरी तरफ उंगली दिखा के बोलता है,
ब्लैक रॉक कचरा नहीं रखता। लेकिन जब तुम खुद चलकर हमारे पास आए हो, तो हम मना कौन होते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और अपनी गर्दन घुमाता हूँ। क्लारा, अपना काम शुरू करो। क्लारा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो भीड़ में ऐसे घुसती है जैसे भीड़ों के बीच शेर घुस गया हो। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी आफ्टर इमेज दिखने लगती है। उसके हाथ दाएं बाएं लगातार चल रहे थे। क्लारा के हाथ रुकते ही नहीं। उसके थप्पड़ों की आवाज लगातार गूंज रही थी। वो मशीन गन की तरह वार कर रही थी। जॉन, जॉन, तुम्हारा पूरा खानदान जॉन है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले हर एक के सिर के ऊपर जॉन नाम लाल चमकने लगता है, और तभी गुस्से से भरे ढेर सारे अटैक एक साथ मुझ पर आते हैं। लेकिन मैं एक भी अटैक से बचता नहीं हूँ। डिंग, स्ट्रिप सक्सेसफुल, स्ट्रिप सक्सेसफुल। आवाज ऐसे आ रही थी जैसे सिक्के किसी तिजोरी में गिर रहे हों। दर्जनों लोग एक साथ घुटनों पर गिर जाते हैं। उनके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, जैसे उनकी रीढ़ ही खींच ली गई हो। मुझे महसूस होता है पावर मेरे अंदर बाढ़ की तरह भर रही है। मैं आराम से अपनी नई पावर में से एक टेस्ट करता हूँ, लेकिन रिजल्ट देखकर मेरी आंख फड़क जाती है। इतने लोगों में से सिर्फ 9 के पास ही असली पावर थी। सबसे अच्छी पावर उस कारफेस वाले के पास थी। मटेरियल असिमिलेशन। जिस चीज को वो छुए, वो उसी की प्रॉपर्टी ले लेता है। बाकी सब पावर तो और भी अजीब थी। कोई बालों को बहुत तेजी से बढ़ा सकता था, कोई हवा से झाड़ू निकाल सकता था, और सबसे बकवास, तुरंत नेल आर्ट बना सकता था। मैं लगभग सबको बेकार समझकर छोड़ने ही वाला था। तभी आखिरी पावर मुझे रोक देती है। एबिलिटी एम्पलीफायर। ये किसी भी पावर को तुरंत बूस्ट कर सकता है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन कंडीशन देखकर मैं रुक जाता हूँ। इसे चालू करने के लिए एक मुट्ठी शुगर खानी पड़ती है। मैं तुरंत लियो की तरफ देखता हूँ, जो अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। वो भी रुक जाता है, और फिर उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान आ जाती है। मैं अपनी उंगलियां मोड़ता हूँ। पावर अब मेरे अंदर उफन रही थी। मैं धीरे से हंसता हूँ। परफेक्ट। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के जमीन फट जाती है। ऊपर से भारी दबाव हम पर गिरता है। एक हुक्म देने वाली आवाज गूंजती है, बस अब काफी है। ब्लैक रॉक का बॉस रॉक सामने आता है। उसके साथ दो ताकतवर फाइटर्स थे। रॉक की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। पावर छीनना अच्छी ट्रिक है, लेकिन मेरी ग्रेविटी फील्ड में तुम उंगली भी नहीं हिला पाओगे। एक पल में ग्रेविटी 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे पैरों के नीचे पत्थर टूटने लगते हैं। मेरी हड्डियां दबाव से कराती हैं। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि रॉक के एक फाइटर की नज़र उसके पीछे टिकी हुई है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्लारा पहले ही चुपचाप रॉक के पीछे पहुंच चुकी थी और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। वो उसकी आंखों में देखकर ताने मारते हुए बोलती है, बहुत इंप्रेसिव ग्रेविटी फील्ड है बॉस, लेकिन अब तुम्हारा नाम जॉन है। रॉक को समझ ही नहीं आता क्या हुआ, और तभी उसकी ग्रेविटी फील्ड साबुन के बुलबुले की तरह फट जाती है। उसकी सारी पावर एक झटके में खत्म हो जाती है। रॉक का शरीर जवाब दे देता है, और वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर जाता है। जो ग्रेविटी पहले सबको दबाती थी, अब वही उसे अंदर से कुचल रही थी। उनका बॉस कुछ सेकंड में ही डाउन हो जाता है। उसके दोनों फाइटर्स डर से सफ़ेद पड़ जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन मैं उन्हें मौका नहीं देता। मेरी ग्रेविटी फील्ड खुलती है और दोनों को ज़मीन पर दबा देती है। मेरी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, सरेंडर करो या मर जाओ। दो ही ऑप्शन है। अपने फाइटर्स के हारते ही रॉक की पकड़ ब्लैक रॉक पर तुरंत टूट जाती है। मैं ऐसे कैंप के अंदर चलता हूँ जैसे ये जगह मेरी हो, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ। जिस चमकदार जगह की मैंने कल्पना की थी, वो कहीं नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी और वीरानी फैली हुई थी। मैं हैरान होकर लियो के कंधे पर हाथ रखता हूँ। लियो, ये है ब्लैक रॉक। लियो भी पहली बार यहाँ आया था, और वो भी उतना ही हैरान था। ये स्लम्स से अलग कैसे है? रॉक का एक पुराना फाइटर थकी हुई मुस्कान के साथ बोलता है, ऐश, ब्लैक रॉक में कुल 120 लोग हैं। 50 से भी कम के पास पावर है। ऐसा छोटा कैंप हमसे बड़े कैंप के नीचे रहकर ही बचता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर यूजर मिलता है तो हम उसे उनके हवाले कर देते हैं। कोई भी कीमती रिसोर्स मिलता है, वो भी उन्हें दे देते हैं, और बदले में हमें खाना मिलता है। मैं छाया में बैठे उन आम लोगों को देखता हूँ जिनकी आंखें पूरी तरह खाली थी। मेरा सारा एक्साइटमेंट उतर जाता है। लियो आगे बढ़ता है और ताज़ा बनी हुई थोड़ी सी शुगर मेरी तरफ बढ़ाता है। अब उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा स्थिर थी। मुझे आसपास की जगह की जानकारी इकट्ठा करने दो, सब सुन लेना, फिर हम प्लान बनाएंगे। उस रात देर से ब्लैक रॉक कैंप का शोर आखिर शांत हो जाता है। मैं एक खाली और अंधेरे कमरे में बैठा था, एक टिमटिमाती मोमबत्ती को देखते हुए गहरे ख्यालों में खोया हुआ। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। क्लारा अंदर आती है। उसके हाथ में पतली चावल की खिचड़ी का एक कटोरा था। वो उसे नीचे रखती है और मेरे पास बैठ जाती है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
मैं आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ता हूँ, जो इतने सारे थप्पड़ों की वजह से अभी भी थोड़े सूजे हुए थे। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। मैं धीरे से कहता हूँ। क्लारा कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना सिर मेरे कंधे पर रख देती है। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। उसकी आंखें चमक रही थी। एश, मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम बच्चे थे। उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन उसके अंदर हल्की सी कंपी थी। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन को छूती है। मैं उसे अपने पास खींच लेता हूँ। इस टूटी हुई दुनिया में मेरी बाहों की गर्मी ही एक चीज़ थी जो सच लग रही थी। उस रात हमारे बीच कुछ बदल गया, और इसी अपोकेलिप्स के खंडहरों में हमने अपनी शुरुआत की। अगली सुबह हमने खाना खत्म भी नहीं किया था कि एक जबरदस्त धमाका पूरे सन्नाटे को तोड़ देता है। एश, मुसीबत आ गई है। कैंप का आइस फायर डुओ, वो आ रहे हैं। मैं दरवाज़ा लात मारकर खोल देता हूँ। एक साथ जमा देने वाली ठंड और जलती हुई गर्मी की लहर मुझसे टकराती है। गेट पहले ही टूट चुका था। फ्रॉस्ट, आर्कटिक फ्रीज का एल्डर मास्टर, ब्लेज इन्फर्नो, बर्स्ट का यंग यूजर, उनके पीछे 100 से ज्यादा एलिट फाइटर्स खड़े थे, जिनसे खून की प्यास टपक रही थी। ब्लेज एक चिंगारी उगलता है और लियो और कांपते हुए लोगों को घूरता है। वो हंसकर बोलता है, तो ये है ब्लैक रॉक का नया बॉस। कितना बेकार, पूरा कैंप ही घटिया लोगों से भरा है। फ्रॉस्ट, इस जगह को देख, ये तो हमारे स्लॉटर हाउस बनने लायक भी नहीं है। लेकिन फ्रॉस्ट की नज़र सीधे क्लारा पर टिक जाती है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। टेरिटरी बाद में देखेंगे, लेकिन ये लड़की, ये कुछ खास है। बच्चे, इसे हमें दे दो और मैं तुम्हारी मौत जल्दी कर दूंगा। मैं दोनों की पावर को महसूस करता हूँ और आंखें सिकोड़ लेता हूँ। क्लारा, लगता है तुम्हारा फैन आ गया। क्लारा ठंडी सांस छोड़ती है। एक पल में उसकी सारी खतरनाक ऑरा अंदर खिंच जाती है और उसकी जगह एक कमजोर और बेबस लड़की की एक्टिंग आ जाती है। वो मेरा हाथ छुड़ाकर धीरे धीरे उन दोनों की तरफ चलती है। उसकी आवाज कांपती है। ऐश, 3 साल से तुम्हारे साथ कचरा ढूंढते ढूंढते अब मुझसे नहीं होता। फ्रॉस्ट और ब्लेज जोर से हंसते हैं। समझदार लड़की है। उनके पीछे खड़े लोग भी शोर मचाने लगते हैं। सीटी, ताने, सब कुछ गूंजने लगता है। उनकी नज़र में वो बस एक खूबसूरत इनाम थी, जो खुद चलकर पावर के पास जा रही थी। दोनों भाई अपने हाथ फैलाते हैं, अपनी पावर भी बंद कर देते हैं, जैसे उसे गले लगाने का इंतजार कर रहे हो। जैसे ही क्लारा उनके बीच पहुंचती है और दोनों उसके कंधे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वो अचानक नीचे झुकती है, बिल्कुल भूत की तरह, और चिल्लाती है, अब तुम्हारा नाम जॉन है। दोनों भाई गुस्से में फट पड़ते हैं और तुरंत अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या बकवास! लेकिन नेम बदलने की पावर उन्हें रोक देती है। एक सेकंड के लिए उनका दिमाग खाली हो जाता है। मैं उसी पल अपनी ग्रेविटी फील्ड खोलता हूँ और उनकी तरफ दौड़ता हूँ। मैं खुद को क्लारा और उनके अटैक के बीच डाल देता हूँ। जैसे ही आइस और फायर मुझसे टकराते हैं, मेरी पावर उन्हें पूरी तरह छीन लेती है। मुझे जरा भी झटका नहीं लगता, बल्कि दो धाराएं मेरे अंदर घुसती हैं, एक आग जैसी, एक बर्फ जैसी। और हैरानी की बात, दोनों टकराते नहीं, बल्कि एक हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। और जमीन पर गिर जाते हैं वो दो मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े थे। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। उनके पीछे खड़े 100 एलीट फाइटर्स हंसते हंसते वहीं रुक जाते हैं। अब सिर्फ एक आवाज बचती है, बर्फ के टूटने की और आग के बुझने की। उनमें से एक डिप्टी आगे आता है, पूरी तरह कांपते हुए। बॉस, वो फ्रॉस्ट को देखता है, जो कभी एक इशारे में 100 मील तक सब जमा सकता था, और ब्लेज को, जो सब कुछ जला सकता था। अब दोनों मिट्टी में बैठे थे, लार टपका रहे थे और बच्चों की तरह खेल रहे थे। मैं जॉन हूं, मिट्टी मजेदार है। भीड़ में से डर भरी चीख निकलती है। उनकी पावर चली गई, सब कुछ चला गया। डर पूरे ग्रुप में फैल जाता है, जैसे कोई बीमारी फैल गई हो। कुछ लोग पीछे हटते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ लोग अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेरी आंखों में देखते हैं, उनके हाथों की रोशनी बुझ जाती है। एक फाइटर ये सब सह नहीं पाता। वो चिल्लाता है, ऐश पावर खा जाता है। वो एक मॉन्स्टर है। मैं तुरंत ग्रेविटी फील्ड छोड़ता हूँ। वो सीधा जमीन पर गिरता है और वहीं दबा रह जाता है। उसकी हड्डियां वजन के नीचे चरमराने लगती है। उनकी दुनिया का जो भरोसा था, उसके टूटने का डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब तक वो जीने के लिए ताकतवर लोगों का सहारा लेते थे, लेकिन अब उनके भगवान ही कीचड़ में पड़े थे, और उनके सामने खड़ा इंसान किसी के साथ भी वही कर सकता था। वो खुद मौत बन चुका था। वनाई सबसे पहले टूटता है। वो जोर से घुटनों पर गिरता है। उसके घुटने पत्थर से टकराकर चटकने जैसी आवाज करते हैं। वो अपने सीने से आइस फायर बैज फाड़कर निकालता है और उसे पैरों तले कुचल देता है। वो चिल्लाता है, प्लीज हमें मत मारो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरे नॉर्थ रिवर मार्क में राज करने के लायक सिर्फ आप है।
हम आपके वर्कहॉर्स बनकर काम करेंगे, बस हमें जीने दो। 100 आवाज़ें एक साथ गूंजती है। हम ऐश की सेवा करेंगे। मौत तक हम अपनी क्वीन की सेवा करेंगे। मौत तक जो 100 लोग हमें मारने आए थे, वो अब एक साथ घुटनों पर झुक गए थे। उनके माथे कीचड़ में दबे हुए थे और धूल उड़ रही थी। उनकी हड्डियों से निकलता डर और सम्मान पूरे ब्लैक रॉक में कंपंकी फैला देता है। मैं सब कुछ ठंडी नज़र से देखता हूँ। जहाँ पहले अफरा तफरी थी, अब सिर्फ सरेंडर था। तभी लियो भीड़ के पीछे से दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें चमक रही थी। एश, आप तो बिल्कुल बेजोड़ और भगवान जैसे हो। हूँ, कम से कम तुम्हारी पसंद तो अच्छी है। लियो मुस्कुराता है, फिर धीरे से पास आकर फुसफुसाता है। ऐश, मैंने अभी ओल्ड वर्ल्ड से बात की। ये लोग असल में बहुत काम के हैं। मैं आंखें सिकोड़कर ऊपर देखता हूँ। ओल्ड वॉल्ट पहले से हमारी तरफ आ रहा था। वो वही आदमी है जो पहले रॉक के नीचे काम करता था। वो जो एक नज़र में किसी की पावर पहचान सकता है। इतना रेयर टैलेंट और बेकार इंसान के नीचे दबा हुआ था। ओल्ड वॉल्ट हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ऐश, इनमें से ज़्यादातर पावर कॉम्बैट की नहीं है, लेकिन बहुत सारी पावर असल में काफ़ी काम की है। अब मेरी दिलचस्पी बढ़ जाती है। डिटेल में बताओ। ओल्ड वॉल्ट गला साफ करता है। इस दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले रिसोर्स चाहिए। इस ग्रुप में मुझे 2 हीलर मिले हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन हीलर हैं। और अब हमारे पास ओल्ड चेस्टर है। वो पीछे इशारा करता है, जिसके पास एबिलिटी एम्पलीफायर है। और तुमने एक वाटर टाइप पावर भी ले ली है। मतलब साफ पानी की दिक्कत खत्म। अब सबसे बड़ा मुद्दा है खाना। ब्लैक रॉक थोड़ा दूर है, लेकिन इसके चारों तरफ खाली जमीन है, जो खेती के लिए परफेक्ट है। आइस फायर डुओ के लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। और एक बिल्डर भी है, मतलब रहने की समस्या भी खत्म। शायद इसी वजह से आइस फायर डुओ इतना बड़ा ग्रुप बना पाए थे। ओल्ड वर्ल्ड की पूरी बात खत्म होते ही लियो फिर से मेरे पास झुकता है। एश, अभी हमें ये सब छुपा कर रखना होगा। ऊंची दीवारें बनाओ, अनाज जमा करो और सही समय का इंतजार करो। उसकी ये आखिरी बात मेरे सीने में हथौड़े की तरह लगती है। कुछ ऐसा था उसमें जिससे मेरे अंदर एम्बिशन जल उठता है। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाकर सभी झुके हुए लोगों की तरफ देखता हूँ। ठीक है, आज से तुम सब लियो और ओल्ड वर्ल्ड के आदेश मानोगे। जो वो कहें वही करोगे। अगर किसी ने विरोध किया तो तुम 100 के 100 उसके साथ मरोगे। 100 आवाजें एक साथ जवाब देती हैं, जी सर। मैं झुककर वन आई की तरफ देखता हूँ, जो अभी भी कांप रहा था। वफादारी से काम करो, मैं वफादारी का इनाम देता हूँ। वन आई जल्दी जल्दी सिर झुकाता है, जी सर। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, कभी गद्दारी नहीं करूँगा। जैसे ही आदेश दिया जाता है, ब्लैक रॉक जिंदा हो उठता है। जो आम लोग पहले छुपे हुए थे और मरने का इंतजार कर रहे थे, वही अब सबसे कीमती बन जाते हैं। एक रैंक टू अर्थ टाइप बिल्डर, एक बूढ़ा आदमी, वो एक हाथ उठाता है और जमीन ड्रैगन की तरह उठती है। सीधे 100 मीटर ऊंची दीवार बन जाती है। एक वुड टाइप लड़की दोनों हाथ हवा में घुमाती है और हरे भरे गेहूं जमीन से फूट पड़ते हैं। 3 दिन के अंदर पूरा स्लम पहचान में नहीं आता। एक वाटर टाइप यूजर ताज़ा पानी का सोर्स निकालता है और सालों की गंदगी बह जाती है। उस हरे भरे खेत के किनारे क्लारा खड़ी थी, एक खूबसूरत ड्रेस में, मेरा हाथ पकड़े हुए। वो दूर बनते हुए शहर को देखती है और कहती है, ऐश, देखो, हमने सच में एक शहर बना लिया। मैं दूर काम करते लोगों को देखता हूँ और मेरे अंदर कुछ बदलने लगता है। खबर अब तेजी से फैल रही थी। बाहर के एबिलिटी यूजर्स भी आने लगे थे। सब यहाँ शामिल होना चाहते थे। मैं लियो को बुलाता हूँ और धीरे से कहता हूँ, लियो, हमारे लोगों में कोई है जो कपड़े बना सकता है। लियो का दिमाग तेजी से चलता है, लेकिन वो सिर हिलाता है, अभी नहीं। लेकिन जब हम बॉर्डर आगे बढ़ा रहे थे, हमें एक गांव मिला था जहां बहुत सारे आम लोग रहते हैं और हमारे पास ऐसे एबिलिटी यूजर्स हैं जो सुई और धागा बना सकते हैं। मैं कहता हूँ, तो तुम ये कहना चाहते हो। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ और दूर क्षितिज की तरफ देखता हूँ। खबर फैला दो, एबिलिटी यूजर हो या नहीं, ब्लैक रॉक सबको अपनाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। लियो का चेहरा सख्त हो जाता है। ऐश, सबको हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आवाज़ शांत और भारी थी। लियो, ये याद रखना, एबिलिटी यूजर्स जमीन संभालते हैं, लेकिन हजारों आम लोग ही एक बंजर जगह को शहर बना सकते हैं। खबर फैला दो, एबिलिटी यूजर हो या नहीं, अगर वो काम करने को तैयार है तो ब्लैक रॉक उन्हें जरूर लेगा। मैं क्लारा की तरफ देखता हूँ। अब तुम्हारी बारी। यूनिफॉर्म, रैंक और ब्लैक रॉक के लिए नियम बनाओ। मुझे ये पूरा सिस्टम पूरी ताकत से चलता हुआ चाहिए। क्लारा मुस्कुराती है, आसानी से चमकते हुए। टेंशन मत लो, यहाँ से निकलने वाला हर इंसान एक असली आर्मी का हिस्सा लगेगा। 5 महीने पल भर में गुजर जाते हैं। ब्लैक रॉक सिटी 3 किलोमीटर तक फैल चुका था।
टूटी हुई खंडहर अब साफ सुथरे ग्रे ईंटों के घरों में बदल चुके थे। हवा अब बदबूदार नहीं थी, बल्कि अनाज की मीठी खुशबू फैली हुई थी। उपजाऊ खेत हर तरफ फैले हुए थे। पानी के रास्ते हर दिशा में बने थे। 1,000 से ज्यादा लोग अब यहाँ रहते थे, और उनके चेहरे अब खाली नहीं थे। उनमें जीने की चाह दिख रही थी। वन आई अब कॉम्बैट फोर्स को लीड कर रहा था। 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही थी। जो एबिलिटी यूजर्स पहले सिर्फ झाड़ू बना सकते थे या नेल आर्ट कर सकते थे, अब ओल्ड चेस्टर के एम्पलीफायर के साथ 100 गुना ताकत पर काम कर रहे थे। वो अब शहर की सबसे प्रोडक्टिव फोर्स बन चुके थे। क्लारा के निर्देशन में सुई धागा बनाने वाले यूजर्स एक दिन में 100 क्वालिटी यूनिफॉर्म बना रहे थे। मैं 100 मीटर ऊंची दीवार पर खड़ा होकर अपने बनाए हुए शहर को देख रहा था। लेकिन इस खतरनाक अपोकेलिप्स में तरक्की खुद एक पाप बन जाती है। ब्लैक रॉक सिटी की ग्रोथ अब छुप नहीं सकती थी। दूर क्षितिज पर लालच की परछाइयां इकट्ठा होने लगी थी। मुसीबत आने वाली थी, लेकिन जो मैं सोच भी नहीं सकता था वो ये कि पहली खतरा इंसानों से नहीं आएगा, वो पहाड़ों से आएगा। ये सारी तरक्की जंगल के असली राजा के सामने बहुत कमजोर थी। सुबह होते ही एक जोरदार दहाड़ आसमान को चीर देती है। हर शांत सपना टूट जाता है। दीवार पर खड़ा सेंट्री डर के मारे चिल्लाता है। वो क्या है? आसमान में एक डार्क गोल्ड चमक दौड़ती है, जिसके साथ बिजली जैसी आवाज गूंज रही थी। 10 मीटर से भी बड़ा एक जानवर, जिसका पूरा शरीर डार्क गोल्ड स्केल से ढका हुआ था। सबसे खतरनाक बात, उसके पंख लगभग 20 मीटर चौड़े उसके शरीर के नीचे मुड़े हुए थे। हर पंख ऐसे था जैसे स्टील की धार हो। जब वो पंख मारता है तो हवा फटने लगती है। रैंक 4 बीस्ट गोल्डन विंग टाइगर वो ब्लैक रॉक सिटी के ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसके हर पंख के साथ धातु जैसी ताकत का तूफान उठता था। हजारों तेज धातु के टुकड़े हवा में घूमने लगते थे। दीवार के पास लगे आयरनवुड पेड़, जो स्टील जितने मजबूत थे, कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में कट जाते हैं। वन आई चिल्लाता है। उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। सभी फोर्स अलर्ट, डिफेंस पोजीशन लो। 2 उड़ने वाले फाइटर्स हवा में उठते हैं उसे रोकने के लिए। गोल्डन विंग टाइगर की आंखें चमकती है, जैसे कोई शिकारी मजा ले रहा हो। वो हल्की गुर्राहट करता है। उन दोनों के हाथ में पकड़े एलॉय स्पीयर अचानक उनके हाथ से छूट जाते हैं, हवा में मुड़ते हैं और वापस आकर दोनों को दीवार से छेद देते हैं। लियो भागता हुआ कमांड हॉल में आता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हम इसे नहीं रोक सकते। ये एस रैंक है। मेरी ग्रेविटी फील्ड भी इसे छू नहीं पा रही। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरा चेहरा गंभीर था। क्लारा मेरे पीछे खड़ी थी बाहर। गोल्डन विंग टाइगर बिना रुके नीचे झपट रहा था। उसकी दहाड़ से दीवारें कांप रही थी, जैसे वो उन इंसानों पर हंस रहा हो जो दीवारों के पीछे छिपे थे। मेरी आंखें तेज हो जाती है। हमारा स्पिरिट टेमर कहाँ है? लियो पीछे के स्टोरेज में रखे भूसे के ढेर को लात मारकर हटाता है और एक मिडल एज आदमी को घसीटकर बाहर निकालता है। वो आदमी पत्ते की तरह कांप रहा था। रेक्स, जिसके पास रेयर स्पिरिट टेमिंग पावर थी, डर के मारे खुद को गीला कर चुका था। उसके दांत जोर जोर से बज रहे थे। मैं नहीं कर सकता, वो किंग टीयर बीस्ट है। अगर मैं कोशिश करूंगा तो रिएक्शन से मर जाऊंगा। मैं ऐसे किसी को टेम नहीं कर सकता। वो भगवान जैसा है। मैं धीरे से उसके सामने झुकता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ। इतना डरपोक कि कुछ बन ही नहीं सकता। 5 महीने से सबसे अच्छा खाना और सबसे मजबूत जगह मिली, और जब वक्त आया तो यही रिजल्ट है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, अगर तुम इसे यूज नहीं करोगे तो इसे अपने अंदर रखने का कोई मतलब नहीं। मैं हाथ उठाता हूँ। ग्रेविटी फील्ड रेक्स को वहीं जकड़ देती है, जैसे उस पर पहाड़ गिर गया हो। मैं क्लारा की तरफ देखता हूँ। हमारी नजरें मिलते ही उसे सब समझ आ जाता है। क्लारा भूत की तरह मूव करती है और रेक्स के डरे हुए चेहरे के सामने एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो साफ आवाज में बोलती है, अब तुम्हारा नाम जॉन है। थप्पड़ की आवाज पूरे आंगन में गूंजती है। जो रेक्स अभी तक ढीला पड़ा था, अचानक सख्त हो जाता है, जैसे नाम उसके अंदर बैठ गया हो। उस एक पल में जब वो जड़ हो जाता है, क्लारा उसका हाथ पकड़ती है और मेरे चेहरे पर मारती है। उसी पल उसकी स्पिरिट टेमिंग पावर पूरी की पूरी मेरे अंदर आ जाती है। मैं चिल्लाता हूँ, ओल्ड चेस्टर शुगर। ओल्ड चेस्टर एक पल भी नहीं रुकता। वो तुरंत एक बड़ी मुट्ठी प्रीमियम शुगर उठाता है, मुंह में ठूंसता है और पूरी ताकत से चबाता है। एबिलिटी एम्पलीफायर, एम्पलीफायर डोमेन, फुल रिलीज। मेरे दिमाग में जो स्पिरिट टेमिंग पावर अभी आई थी, एम्पलीफायर के 100 गुना बूस्ट के साथ, जैसे चिंगारी में करोड़ों टन ईंधन डाल दिया गया हो और वो एक सूरज बनकर फट जाती है, इतनी तेज कि पूरी दुनिया रोशन हो जाए। 100 गुना मानसिक ताकत के साथ मैं अब दुनिया को इंसान की तरह नहीं देख रहा था। मैं सब कुछ भगवान की नजर से देख रहा था। ऊपर उड़ते गोल्डन विंग टाइगर की हर मसल की हलचल मैं पकड़ सकता था।
मैं उसके अंदर जल रही भावना भी महसूस कर सकता था। जंगली घमंड और गहरी अकेलापन। मेरी आंखें लाल हो जाती है। वो पूरी ताकत एक गोल्डन लाइट के भाले में बदलकर निकलती है। मैं दहाड़ता हूँ, घुटनों पर आ जाओ। गोल्डन विंग टाइगर जोरदार दहाड़ता है। उसके पंख धातु की ताकत का तूफान फेंकते हैं। वो पूरी ताकत से विरोध करता है। वो समझ नहीं पा रहा कि इस छोटे से शहर से ऐसी ताकत कैसे उठ गई जो उसकी आत्मा तक हिला दे। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ। मेरे पैरों के नीचे पत्थर टूट जाते हैं। मैं फिर दहाड़ता हूँ। घुटनों पर आ जाओ। 100 गुना मानसिक जंजीर उसके गले को जकड़ लेती है। उस पल मैं 100 मील के अंदर सबका भगवान बन चुका था। मैं हर जीव का मालिक था। गोल्डन विंग टाइगर एक तेज चीख निकालता है। उसके डार्क गोल्ड पंख जो स्टील को चीर सकते थे अचानक ढीले पड़ जाते हैं, जैसे टूट गए हों। उसका विशाल शरीर अब हवा में टिक नहीं पाता और वो पहाड़ की तरह नीचे गिरता है। धड़ाम शहर के गेट पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। धूल हर तरफ उड़ जाती है। धूल शांत होती है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चलता हूँ। वो गड्ढे में पड़ा था। उसके शरीर से गोल्डन खून बह रहा था। और तभी मेरे दिमाग में एक छोटी सी कांपती आवाज गूंजती है, जैसे 7 साल का बच्चा बोल रहा हो, दर्द हो रहा है, मत मारो, बड़ी बिल्ली सुन लेगी। मेरा उठा हुआ हाथ रुक जाता है। ये बीस्ट जो मौत के किनारे था, मेरी 100 गुना स्पिरिट फोर्स से उसका दिमाग खुल चुका था। अब वो सिर्फ जानवर नहीं रहा, उसमें इंसानों जैसी भावना आ गई थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है। उसका इतना बड़ा सिर जो मुझे निगल सकता था, अब बिल्ली की तरह मुझसे रगड़ खाता है। उसके अंदर से सारा किलिंग इंटेंट खत्म हो चुका था। उसके गले से एक हल्की सी विनती भरी आवाज निकलती है। मैं उसे देखता हूँ और मेरे अंदर कुछ जागता है। आज से तुम्हारा नाम गोल्ड फैंग है। मैं उसके ऊपर छलांग लगाकर खड़ा हो जाता हूँ। उसके ठंडे और भारी स्केल्स पर गोल्ड फैंग धीरे से गुर्राता है। उसके गोल्डन पंख फैल जाते हैं, उड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए, जो हर चीज को दबा रही थी। मैं पूरे ब्लैक रॉक सिटी को देखता हूँ। जो लोग अभी कुछ देर पहले तक डरे हुए थे, अब वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भगवान हो। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और मेरी आवाज गरज की तरह गूंजती है। आदेश फैलाओ, अब कोई भी बीस्ट का शिकार नहीं करेगा। जो भी बीस्ट शहर में आएगा, गोल्ड फैंग उसे ठीक करेगा और खाने के लिए काम में लगाएगा। वन आई और 1000 से ज्यादा लोग एक साथ दहाड़ते हैं। उनकी आवाज आसमान हिला देती है। फिर 5 महीने और गुजर जाते हैं। ब्लैक रॉक सिटी अब पहचान में नहीं आता। दीवारों के बाहर जहां पहले मलबा फैला था, अब वहां साफ सुथरे बड़े लकड़ी के घेरे बने हुए थे। ये था ब्लैक रॉक सिटी का सबसे जरूरी ऑपरेशन, गोल्ड फैंग रेंच। लियो दौड़ता हुआ आता है। उसकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। एश, आज का ट्रिब्यूट आ गया। मैं ऊंची दीवार पर खड़ा होकर पहाड़ों के रास्ते की तरफ देखता हूँ। दर्जनों बड़े म्यूटेंट, सुअर और म्यूटेंट भेड़े लाइन में चलते हुए लोअर रैंक म्यूटेंट भेड़ियों के साथ सीधे उन बाड़ों में जा रहे थे। ऊपर आसमान में गोल्ड फैंग की डार्क गोल्ड छाया बादलों में घूम रही थी। कभी कभी उसकी छोटी सी दहाड़ नीचे गूंजती थी। वन आई उस काफिले को देखता है जो सामान लेकर वापस आ रहा था। उसके चेहरे पर इमोशन साफ दिख रहा था। एस, सिर्फ 6 महीने में हमारा खाना 5 गुना बढ़ गया है। पहले एक एक्सपायर कैन के लिए लोग एक दूसरे को मार देते थे। अब ब्लैक रॉक सिटी का हर बच्चा हर खाने के साथ म्यूटेंट बीस्ट का दूध पीता है और सब टैंक जैसे मजबूत हो गए हैं। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। पूरा सिस्टम जो इस शहर को चला रहा है अब सही तरीके से चलने लगा है। क्लारा एक डार्क कॉम्बैट सूट में बाहर आती है, तेज और ग्रेसफुल, और मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है। हम नीचे शहर से उठता धुआं देखते हैं। जो आम लोग हमने अपनाए थे, अब वो बीस्ट की खाल प्रोफेशनल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लैक रॉक सिटी अब सच में जिंदा हो चुका था। हजारों एकड़ खेती फैली हुई थी और मांस कभी कम नहीं पड़ता था। लेकिन इस सारी शांति के नीचे मुझे कुछ और महसूस होता है। तूफान से पहले की खामोशी। लियो आगे आता है। उसका चेहरा सख्त था। वो मुझे एक रिपोर्ट देता है। बॉस, हमारी खबर फैल चुकी है। उत्तर में रेड क्लॉ ब्रिगेड को पता चल गया है। उन्हें पता है हमारे पास अनाज भी है और मांस का कभी खत्म ना होने वाला स्टॉक भी। वो चुपचाप अपनी फोर्स इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मेरी उंगली से बर्फ और आग की एक चिंगारी निकलती है। मैंने अभी तक रेड क्लॉ ब्रिगेड से पुराने प्रोटेक्शन फीस का हिसाब भी नहीं लिया और वो खुद ही बेचैन हो गए। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। गोल्ड फैन मेरी किलिंग इंटेंट महसूस कर लेता है। वो तेजी से नीचे आता है। उसके पंखों की हवा सब कुछ हिला देती है और वो दीवार पर आकर जोर से उतरता है। मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। 10 महीने हमने चुपचाप तैयारी की है। अब वक्त आ गया है। ब्लैक रॉक सिटी अपनी चाल चलेगा। पहाड़ के पीछे फॉरबिडन जोन में गोल्ड फैंग का बड़ा शरीर
टूटी चट्टानों के बीच पड़ा था। उसके डार्क गोल्ड स्केल्स चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे पिघला हुआ धातु। उसकी आंखें जो हमेशा खतरनाक होती थी अब मुझे देखकर कुछ और दिखा रही थी, घबराहट और खुश करने की चाह। मैं उसके बेचैन पंखों को देखता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या हुआ? गोल्डफिंग अपना सिर नीचे करता है, इतना बड़ा सिर जो टैंक को कुचल सकता है। उसके गले से गहरी आवाज निकलती है। वो अपना मुंह खोलता है, लेकिन खून की बदबू नहीं आती, बल्कि एक साफ और धातु जैसी खुशबू आती है। वो टूटी फूटी आवाज में बोलता है, जैसे कोई बच्चा कुछ दिखाने को एक्साइटेड हो। ऐश खाओ। उसका दिमाग जाग चुका था, लेकिन इंसानों की तरह बोलना अभी भी मुश्किल था। वो अचानक अपने मुंह से कुछ बाहर निकालता है, एक अंदर का कोर, अखरोट जितना बड़ा, पूरी तरह चमकता हुआ गोल्ड। वो हवा में तैरता रहता है और आसपास की धातु को खींचने लगता है। पास के पत्थर भी हल्के हल्के कांपने लगते हैं, जैसे उसमें मैग्नेट लग गया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। ये एक इनर कोर था। गोल्ड फैंग मेरा कंधा रगड़ता है। उसकी आंखें साफ और भरोसे से भरी थी। इस टूटी दुनिया में भरोसा किसी भी पावर से ज्यादा रेयर होता है। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और पूरा इनर कोर निगल जाता हूँ। एक पल में ऐसा लगता है जैसे मैंने पिघला हुआ उबलता सोना निगल लिया हो। धड़ाम। मेरे अंदर धातु की भयानक एनर्जी फट पड़ती है। उसकी धार इतनी तेज थी जैसे 10,000 स्टील की सुइयां मेरी हड्डियों में घुस रही हो। मेरी आइस और फायर एनर्जी तुरंत रिएक्ट करती है। मेरा बायां हाथ जमा देने वाली ठंड से भर जाता है। मेरा दायां हाथ आसमान छूती आग से जल उठता है, जो दोनों ताकत पहले बैलेंस में थी अब एक दूसरे को फाड़ने लगती है, और बीच में धातु की पावर उन्हें मोड़ रही थी। मैं दर्द से घुटनों पर गिर जाता हूँ। मेरे नीचे जमीन टूट जाती है। मेरी ग्रेविटी फील्ड बेकाबू हो जाती है। क्लारा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो मेरी तरफ दौड़ने ही वाली थी। मैं चिल्लाकर उसे रोकता हूँ, पास मत आना। मुझे पता है ये क्या है। ये आखिरी ब्रेक थ्रू है, कोकून से बाहर निकलने वाला। भले ही ये खतरनाक है, लेकिन इस मेटल एनर्जी में एक खास कंडक्टिविटी है, और गोल्डफिंग की स्पिरिट के हल्के से गाइड के साथ मेरी आइस और फायर एक पुल ढूंढ लेती है। मेटल गर्मी को चलाता है, पावर ताकत को चलाती है। बर्फ और आग आपस में जुड़ने लगती है। तीनों पावर मेरे अंदर घूमती है और एक 3 रंग का भंवर बन जाती है। मेरे पुराने कमजोर चैनल अब मेटल एनर्जी से दोबारा बनते हैं, मजबूत जैसे एलॉय पाइप्स। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरी आंखों में गोल्डन चमक आती है, फिर गायब हो जाती है। मैं अपना दायां हाथ उठाता हूँ। अब मेरी हथेली में सिर्फ बर्फ और आग नहीं थी, एक गहरी डार्क गोल्ड रोशनी उसमें बह रही थी। ये पावर ज्यादा स्थिर थी, ज्यादा तेज मेटल एबिलिटी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। मैं इसे समझ भी नहीं पाता कि तभी अलार्म की तेज आवाज रात को चीर देती है। लियो पीछे पहाड़ से दौड़ता हुआ आता है। उसकी आवाज कांप रही थी। बॉस, रेड क्लॉ ब्रिगेड आ गई है। उन्होंने 3,000 फाइटर्स लाए हैं। मैं ठंडी मुस्कान देता हूँ और गोल्डफैंग के सिर पर हाथ फेरता हूँ। मेहमान आ गए हैं, चलो उनका स्वागत करते हैं। गोल्डफैंग जोर से दहाड़ता है। उसके पंख फैलते हैं और एक धातु का तूफान उठता है। वो मुझे सीधे आसमान में उछाल देता है। ब्लैक रॉक सिटी के बाहर आग की रोशनी आसमान में चमक रही थी। ये कोई साधारण फोर्स नहीं थी। 3,000 एबिलिटी यूजर्स सही फॉर्मेशन में खड़े थे, भारी मॉडिफाइड वॉर व्हीकल्स के साथ। उनके अंदर लड़ाई का खतरनाक एक्सपीरियंस साफ दिख रहा था। सबसे आगे एक आदमी खुली गाड़ी में बैठा था, पतला और बाज जैसी आंखों वाला। उसके पूरे शरीर के आसपास हवा घूम रही थी। गैल जोर से चिल्लाता है, ब्लैक रॉक सिटी के लोगों सुनो, अपने सारे मास के स्टॉक और वो एबिलिटी मेथड हमें दे दो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। गेल हाथ घुमाता है। 3 मीटर ऊंची हवा की ब्लेड सीधे दीवार से टकराती है और उसमें गहरा कट लगा देती है। वो हंसते हुए बोलता है, ऐश कहाँ है? उसे बाहर भेजो। जब रॉक बॉस था, हर महीने मुझे 3 एबिलिटी यूजर्स मिलते थे। अब बॉस बदल गया और तुम नियम भूल गए। वन आई दीवार पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गेल, तुम हमारे बॉस से पंगा नहीं लेना चाहते। अभी चले जाओ जब तक मौका है। गेल जोर से हंसता है। उसके चारों तरफ हवा और तेज हो जाती है। और क्या कर लोगे? तुम और ये मिट्टी से खेलने वाले लोग मुझे रोकोगे? नॉर्थ रिवर में सिर्फ एक आवाज चलती है, और वो मेरी है। तभी मेरी शांत आवाज ऊपर से गिरती है और उसकी हवा को चीर देती है। तो फिर तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवा दूं। सब लोग ऊपर देखते हैं। आसमान में एक विशाल गोल्डन साया चांदनी को ढक लेता है। मैं गोल्ड फैंग की पीठ पर खड़ा था और नीचे 3,000 फाइटर्स को देख रहा था, जैसे कोई भगवान कीड़े मकोड़ों को देखता है। गेल की आंखें सिकुड़ जाती है, फिर उसके चेहरे पर लालची मुस्कान आ जाती है। एस रैंक बीस्ट। तो अफवाह सच थी। ऐश,
तुमने सच में गोल्डन विंग टाइगर को टेम कर लिया। इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें नॉर्थ रिवर का किंग बना दूंगा। मैं गोल्डफैंग की पीठ से कूदता हूँ और जवाब देता हूँ, तुम खुद को उसके लायक समझते हो। मैं गिरते हुए अपनी ग्रेविटी फील्ड एक्टिवेट करता हूँ। धड़ाम। मैं जमीन पर गिरता हूँ और 3 मीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। मैं अपनी पेंट झाड़ता हूँ और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता हूँ। गैल, तुम्हें ट्रिब्यूट चाहिए ना, तो मैं तुम्हें अभी देता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर गेल पूरी तरह भड़क जाता है। वो दोनों हाथों से हवा को पकड़ता है और 100 मीटर के अंदर प्रेशर गिर जाता है। तुम मर चुके हो। तूफान चीख उठता है। अनगिनत विंड ब्लेड्स नीली रोशनी में बदलकर हर दिशा से मेरी तरफ आती है, जैसे हवा को ही चीर रही हो। ये एक ए रैंक फाइटर की पूरी ताकत थी। उनकी स्पीड बिजली जैसी थी। 5 महीने पहले ये मुझे मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन अब नहीं। मैं बस एक शब्द बोलता हूँ, क्लारा। क्लारा बिजली की तरह मूव करती है और एक पल में बैटलफील्ड में घुस जाती है। वो उन जानलेवा ब्लेड्स की तरफ देखती तक नहीं। वो सटीक तरीके से गेल की डिफेंस के बीच से निकल जाती है। उसका हाथ हवा के गैप्स के बीच एक खूबसूरत आर्क बनाता है। धप। एक साफ थप्पड़ जो तूफान को भी काट देता है। क्लारा तेज आवाज में बोलती है, अब तुम्हारा नाम जॉन है। गेल वहीं रुक जाता है। नाम असर करता है और एक पल के लिए उसका तूफान थम जाता है। उसी एक पल में क्लारा उसका दायां हाथ पकड़ती है और उसे मेरे चेहरे पर मारती है। धप। मुझे जरा भी दर्द नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मैं पागलों की तरह हंसता हूँ। मेरे अंदर का 3 रंग वाला भंवर अब पूरी स्पीड में घूम रहा था। सब कुछ मुझे दे दो। गेल की विंड पावर ऐसे खिंचती है जैसे किसी ब्लैक होल में जा रही हो। वो पूरी ताकत से मेरे अंदर बहने लगती है। सबके सामने उसका शरीर सूखने लगता है और फिर कुछ भी नहीं बचता। गेल चीखता है, नहीं मेरी पावर, ये नहीं हो सकता। मैं महसूस करता हूँ नई विंड पावर मेरे अंदर जड़ पकड़ रही है। मेटल पावर के गाइड के साथ वो मेरी सिस्टम में फिट हो जाती है, जैसे वो हमेशा से मेरी थी। गेल जमीन पर गिर जाता है। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था और उसके पीछे 3,000 एलिट फाइटर्स खड़े थे, पूरी तरह चुप। वो अपने बॉस को देख रहे थे, जो अभी तक अजय था, अब जमीन पर बैठा, लार टपका रहा था और मिट्टी से खेलते हुए हंस रहा था। मैं जॉन हूँ। पूरी आर्मी में डर फैल जाता है। बॉस खत्म हो गया, एक थप्पड़ में। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे चारों तरफ 3 रंग की रोशनी बह रही थी। मैं हाथ उठाता हूँ। मेटल की धार, आइस और फायर का विस्फोट अचानक फूट पड़ता है और रेड क्लॉ ब्रिगेड के एक टैंक को टुकड़ों में काट देता है। मैं 3,000 लोगों को देखता हूँ और बोलता हूँ, और किसी को भी सबक चाहिए। गेल का स्ट्रेटेजिस्ट घुटनों पर गिर जाता है, रोते हुए बोलता है, बॉस हमें जाने दो। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। सिटी सेंटर का होली डोमिनियन, उसी ने हमें भेजा था। हमें मत मारो, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी आंखों में ठंडी चमक आती है, लेकिन ये लोग पहले वालों से ज्यादा स्ट्रांग थे। मैं जोर से बोलता हूँ, लियो, इनका सारा सामान उतारो और इन्हें अंदर ले जाओ। अच्छी मेहमान नवाजी करना। ऑर्डर देते ही मैं स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ देखता हूँ। मेरे साथ आओ। शहर के लॉर्ड के अंधेरे कमरे में वो आदमी, जिसे ओल्ड फॉक्स कहते हैं, मेरे सामने खड़ा था, पूरी तरह कांपते हुए। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं थी। वो पसीना पोंछते हुए बोलता है, बॉस, होली डोमिनियन रेड क्लॉ ब्रिगेड जैसा नहीं है। वो कोई कमजोर ग्रुप नहीं है। उन्होंने रिवर मार्क के पुराने हथियार फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। उनके पास हैवी आर्टिलरी है, मिसाइल्स है और एक रिसर्च सिस्टम भी है जो एबिलिटी एनहांसमेंट सीरम बनाता है। मैं अपनी उंगलियों पर बहती रोशनी को देखता हूँ। सीधे मुद्दे पर आओ। ओल्ड फॉक्स गला सूखते हुए बोलता है, उनका लीडर रहस्यमयी है। वो खुद को रिवर मार्क का पोप कहता है। एस रैंक। उसकी पावर है टाइम फ्लो कंट्रोल, सबसे खतरनाक में से एक। उसके 100 मीटर के अंदर गोलियां घोंगे से भी धीमी हो जाती है और उसका 1 सेकंड बाकी सबके लिए 10 सेकंड बन जाता है। मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। उसका नाम क्या है? ओल्ड फॉक्स धीरे से जवाब देता है, उसे यह नाम पसंद नहीं, लेकिन फाइल में उसका असली नाम जॉन दर्ज है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, फिर अचानक हंस पड़ता हूँ। मेरी हंसी में कुछ अजीब सा हल्कापन था, जैसे ये सब मजाक हो। मैं दरवाजे पर खड़ी क्लारा की तरफ देखता हूँ। जॉन, एक और जॉन। लगता है इस पोप की पवित्र पावर यही मेरे हाथों खत्म होने वाली है। अगले 3 दिनों में ब्लैक रॉक सिटी में कोई डर नहीं फैलता, बल्कि ये जगह एक अलग ही जिंदगी से भर जाती है, जो इस टूटी दुनिया में बहुत रेयर है। मेरे ऑर्डर पूरे शहर में फैल जाते हैं। कोई जबरदस्ती काम नहीं करेगा और रैंक के हिसाब से खाना नहीं मिलेगा। अब सिर्फ मांस ही नहीं, बल्कि लोगों को नए कपड़े भी मिलते हैं, जो क्लारा की देखरेख में बनते हैं, और साफ पानी भी। सुबह के समय शहर के अंदर के गेहूं के खेत हरे भरे लहराते हैं।
नेचर पावर वाले यूजर्स उनकी देखभाल करते हैं। हवा में अब सड़ान की बदबू नहीं थी, बस अनाज की हल्की मिठास थी। बुजुर्ग लोग छांव में बैठकर जाल ठीक करते हैं, बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते हैं और गोल्डफैंग की हल्की गुर्राहट के साथ खेलते हैं। वो अब पूरे शहर का सबसे प्यारा बड़ा जानवर बन चुका था। वो अपने गोल्डन कांटे अंदर खींच लेता है ताकि बच्चे उसकी पीठ पर खेल सके। लियो दीवार पर आता है और मुझे एक ताज़ा धोया हुआ सेब देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बॉस। रेड क्लब ब्रिगेड के सारे 3,000 लोग अब वन आई की गार्ड में शामिल हो चुके हैं। जब उन्होंने यहां देखा असली खाना, असली सिस्टम, तो हर एक इंसान पूरी वफादारी से जुड़ गया। अब जो भी ब्लैक रॉक सिटी के खिलाफ बोले, सबसे पहले यही लोग लड़ने को तैयार रहते हैं। इस तरह की बराबरी और शांति इस दुनिया में लगभग नामुमकिन है, जहां लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। मैं नीचे शहर को देखता हूं और उसे बचाने की इच्छा और भी तेज हो जाती है। लेकिन मैं खाली नहीं बैठा था। इन 3 दिनों में मैंने गेल से ली हुई विंड पावर को पूरी तरह अपनाया है। इनर कोर के बूस्ट के साथ 4 पावर, आइस, फायर, मेटल और विंड अब मेरे अंदर एक परफेक्ट लूप बना चुके हैं। मैं बर्फीले तूफान को हवा के साथ चला सकता हूँ या पिघले हुए धातु को आग की दीवार में लपेट सकता हूँ। इस समय मेरा शरीर रिवर मार का सबसे खतरनाक हथियार है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो क्लारा है। जैसे जैसे मैं मजबूत हुआ, वो भी पीछे नहीं रही। हर बार जब वो नाम वाली पावर यूज करती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। उसके पास खुद कोई अटैक पावर नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल ताकत अब इंसानों से कहीं ऊपर पहुंच चुकी है। तीसरे दिन की शाम, आसमान लाल हो जाता है। 100 मीटर ऊंची दीवार लंबी परछाई डाल रही थी। धड़ाम आसमान साफ था, लेकिन अचानक गरज सुनाई देती है। शहर के बाहर दूर क्षितिज पर लोहे की एक काली लहर आगे बढ़ रही थी। होली डोमिनियन की वैनगार्ड। हर सैनिक एक जैसे कॉम्बैट कपड़ों में था और उनके हाथ में नीली रोशनी वाली ईएमपी राइफल्स थीं। उनमें से एक आदमी आगे आता है। उसके हर कदम से जमीन जलकर काली हो जाती है। वो बिना शर्ट के था। उसके सीने पर एक आंख का टैटू बना था। उसके शरीर पर बिजली लगातार चमक रही थी। होली डोमिनियन का वैनगार्ड कमांडर, ए रैंक लाइटनिंग यूजर फैंग। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजती है, एश बाहर आकर आदेश सुनो। पोप के हुक्म से ब्लैक रॉक सिटी ने डोमिनियन का विरोध किया है और एक एस रैंक बीस्ट को छुपाया है। तुम अपने चारों हाथ पैर खुद काटो और गोल्डन विंग टाइगर हमें सौंप दो। अगर नहीं तो ये बिजली इस शहर को राख बना देगी। वो हाथ उठाता है। एक मोटी बिजली सीधे शहर के बाहर गिरती है और पानी को एक पल में भाप बना देती है। जमीन पर 100 मीटर लंबी खाई बन जाती है। दीवार पर खड़े गार्ड घबरा जाते हैं। ये बिजली गेल से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। मैं दीवार के ऊपर खड़ा शांत नजर से सब देख रहा था। फैंग नाम तो सही रखा है, लेकिन अफसोस, मैं होली डोमिनियन का पहला तोहफा लेने वाला हूँ। मैं साइड में नजर घुमाता हूँ। क्लारा पहले ही अपना कॉम्बैट सूट पहन चुकी थी। तेज और खतरनाक लग रही थी। उसने अपने बाल पीछे बांध रखे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। एश, इस बार थोड़ा अलग करते हैं, उसे दिखाते हैं असली बिजली कैसी होती है। मैं गोल्डफैंग के सिर पर हाथ फेरता हूँ। गोल्डफैंग जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज़ पहाड़ हिला देती है। वो अपने पंख मारता है और मुझे आसमान में ऐसे उछाल देता है जैसे गोल्डन बिजली नीले बैंगनी आसमान को चीर रही हो। फैंग गुस्से में चिल्लाता है और दोनों हाथ आपस में टकराता है। तुम मौत मांग रहे हो। स्टॉर्म ऑफ रोइन। सैकड़ों बिजली के गोले फूटते हैं और खतरनाक इलेक्ट्रिक सांप बनकर हर दिशा से मेरी तरफ आते हैं। उसी वक्त उसके पास खड़ा एक बड़ा आदमी भी हरकत करता है। उसका सेकंड इन कमांड ए रैंक अर्थ यूजर। वो दोनों हाथ जमीन पर मारता है और चिल्लाता है, एश नीचे आओ। जमीन जोर से हिलती है। मेरे नीचे का स्पेस भारी हो जाता है और जमीन से नुकीले भाले निकलते हैं और जमीन से नुकीले भाले निकलते हैं। ऊपर बिजली, नीचे धरती, एक परफेक्ट किलजोन बन जाता है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। बस इतना ही। मुझे कोई बड़ी मुंह की जरूरत नहीं थी। मैं बस अपना दायां हाथ उठाता हूँ और नीचे दबाता हूँ। 100 टाइम्स ग्रेविटी क्रश। ऐसा वजन गिरता है जैसे आसमान से उल्का गिर गया हो। रेत तुरंत दबकर स्टील जैसी सख्त जमीन बन जाती है। धरती के सारे भाले टूटकर धूल बन जाते हैं। अर्थ यूजर को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। ग्रेविटी उसे जमीन में गाड़ देती है। सिर्फ उसका सिर बाहर रह जाता है। वो खून उगल रहा था। फैंग ये देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले क्लारा मूव कर चुकी थी। वो बिजली के बीच ऐसे निकलती है जैसे रोशनी की किरण। सभी सैनिक डर से देख रहे थे और फैंग चिल्ला रहा था। तभी धप धप 2 तेज आवाजें गूंजती है। ग्रेविटी के सन्नाटे में बहुत जोर से सुनाई देती है। क्लारा साफ आवाज में बोलती है,
अब तुम्हारा नाम जॉन है। नाम लगते ही बिजली तुरंत खत्म हो जाती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उसके दोनों हाथ पकड़ लेता हूँ। अपने दोनों हाथों में मैं उसकी पावर छीनने ही वाला था कि अचानक मुझे खतरा महसूस होता है। फैंग की आंखों में अजीब हरी रोशनी चमकती है। उसकी जली हुई त्वचा के नीचे से पतली बेलन निकलने लगती है जो जबरदस्त लाइफ फोर्स ला रही थी। मैं आंखें सिकोड़ता हूँ। ड्यूल एबिलिटी। फैंग इतने समय से नेचर पावर छुपा रहा था। बिजली तबाह करती है और नेचर ठीक करती है, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। लेकिन जॉन नाम के सामने हर ट्रिक बेकार है। मैं धीमी आवाज में बोलता हूँ, सब कुछ मुझे दे दो। बैंगनी रोशनी फूटती है। बिजली की ताकत, धरती का वजन और नेचर की लाइफ फोर्स तीनों एक साथ मेरे अंदर घुसते हैं। फैंग और उसका साथी गीले कपड़े की तरह गिर जाते हैं। दोनों जमीन पर बैठे लाट पका रहे थे। मैं जॉन हूँ, मिट्टी में खेलना अच्छा है। होली डोमिनियन के सैकड़ों सैनिक ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी ईएमपी राइफल्स एक एक करके जमीन पर गिरती हैं। वन आई अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और पूछता है, क्या सबको खत्म कर दूं? मैं कांपते हुए सैनिकों को देखता हूँ, फिर दूर रिवर मार्ग की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। मैं हाथ हिलाता हूँ। हवा का झोंका उठता है और कई घुटने टेक चुके सैनिकों को 100 मीटर पीछे फेंक देता है। जाकर जॉन से कहो, ब्लैक रॉक सिटी का ऐश इंतजार कर रहा है। उसे खुद आने को कहो। बचे हुए लोग घिसटते हुए दूर भागते हैं। अगले 3 दिन ब्लैक रॉक सिटी मजबूत बना रहता है। कोई अफरातफरी नहीं होती। ऑल चेस्टर कंस्ट्रक्शन को तेज करता है। लियो सप्लाई संभालता है और गोल्डफैंग की निगरानी में लोग शांति से डिफेंस मजबूत करते हैं। मुझे पता है फाइनल लड़ाई करीब है। दूर क्षितिज पर एक काली लग्जरी गाड़ी दिखाई देती है। उसके पीछे सैकड़ों भारी टैंक, इतनी ज्यादा ताकत जो इस टूटी दुनिया में फिट ही नहीं बैठती। रिवर मार्ग का सबसे ताकतवर इंसान पोप जॉन आ चुका था। वो धीरे धीरे गाड़ी से उतरता है। उसकी उंगलियों में एक पुरानी पॉकेट वॉच घूम रही थी। उसकी नज़र गहरी थी। बिल्कुल अंतहीन वो ठंडी आवाज में बोलता है, ऐश, तुमने फैंग को मार दिया, इम्प्रेसिव था, मानता हूं। जॉन हर कदम आगे बढ़ाता है और उसके साथ ही सब कुछ धीमा होने लगता है। उसके डोमेन में हवा भी बीच में रुक जाती है। दीवार पर खड़े सैनिकों के डरे हुए चेहरे एक ही पल में अटक जाते हैं। हवा में उड़ती धूल तक लगभग रुक चुकी थी। यही है एस रैंक का असली कंट्रोल। वो रुके हुए समय के बीच चलता है, जैसे कोई भगवान अपने इलाके का जायजा ले रहा हो। वो सीधे मेरे पास आता है। मैं मूर्ति की तरह खड़ा था। वो हंसकर कहता है, तुम मुझसे लड़ोगे? किससे? वो मुझे तिरस्कार से देखता है। उसके हाथ में पकड़ा कस्टम डैगर लाल चमक रहा था और वो सीधे मेरे सीने में घुसा देता है। धप, सीधा दिल के पार। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो देखता है खून जो बाहर आना चाहिए था वो रुका नहीं है, बल्कि ब्लेड के ऊपर चढ़कर उसकी बांह तक पहुंच रहा है, जैसे उसकी अपनी इच्छा हो। मेरे होंठ जो अभी जमे हुए थे अब बादलों की तरह मुस्कुरा रहे थे। जॉन, तुम बहुत घमंडी हो। तुम सोचते हो समय सब रोक देता है, लेकिन मेरी एबिलिटीज चिप को नहीं रोक सकता। जॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? वो डर के साथ देखता है। उसके हाथ की पॉकेट वॉच जो उसकी ताकत का निशान थी अब उल्टा घूमने लगती है। उसके अंदर बहती समय की एनर्जी डैगर के रास्ते निकलकर एक सिल्वर ड्रैगन बन जाती है और मेरे सीने में घुस जाती है। जॉन चीखता है, नहीं, यह नामुमकिन है, रुको, अभी रुको। वो भागने के लिए टाइम स्पीड एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे हाथ उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लेते हैं, लोहे की तरह कसकर। 5 एलिमेंट की एनर्जी उसके अंदर तूफान की तरह चलती है और उसकी हर डिफेंस को तोड़ देती है। मेरी आंखें लाल हो जाती है। मेरी आवाज़ डरावनी हो जाती है। अब तुम्हारा समय, मेरा है बस 3 सेकंड। सिर्फ 3 सेकंड में वो अजय पोप सबके सामने सूखने लगता है। उसकी त्वचा सिकुड़ जाती है। उसके काले बाल राख बन जाते हैं और टूटती आवाज़ों के साथ वो एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान बन जाता है जो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं डैगर बाहर निकालता हूँ और मेरे सीने का घाव समय उल्टा होने से तुरंत भर जाता है। मेरे फटे कपड़े भी जैसे कभी फटे ही नहीं थे। जॉन जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से हल्की सांस निकल रही थी। मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ। जॉन, तोहफे के लिए धन्यवाद। मैं मुड़ जाता हूँ। मेरे हाथ में सिल्वर रोशनी बह रही थी, डरावनी और खूबसूरत। मेरे पीछे गोल्डफिन जोर से दहाड़ता है। मैं सामने खड़ी टैंकों की पूरी सेना को देखता हूँ जो डर के मारे ट्रिगर दबाना भूल चुके थे, और साफ आवाज में कहता हूँ, रिवर मार्क का नया मालिक अब मैं हूँ। जॉन के गिरते ही होली डोमिनियन की पूरी ताकत खत्म हो जाती है। मैं उन्हें संभलने का मौका नहीं देता।
जैसे ही उनके 1000 एलिट फाइटर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं नई टाइम पावर का इस्तेमाल करता हूँ और सीधे शहर के सेंटर की तरफ हमला करता हूँ। मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि जो काम दिनों में होता वो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। पावर ब्रोकर्स के छुपे हुए हथियार भंडार गोल्ड फैंक एक ही वार में तोड़ देता है। मैं अपनी ग्रेविटी से भारी मशीनों को उठाता हूँ, स्पेशल एलॉय और पूरे शहर के लिए काफ़ी ईएमपी राइफल्स, सब कुछ ब्लैक रॉक सिटी में वापस लाया जाता है। लियो शहर के टूटे हुए हिस्से को देखता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, बॉस, अगर हम चाहे तो इन इमारतों को ठीक करके लोगों को यहाँ बसा सकते हैं। मैं दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा था और पीछे देखे बिना बोलता हूँ, ये जगह बस एक कब्र है, असली जिंदगी जमीन, खेती और इंडस्ट्री में है। इसी तरह हम इस मरी हुई दुनिया में जिंदा रहेंगे। इन 5 महीनों में ब्लैक रॉक सिटी एक हाई एफिशिएंसी वॉर मशीन बन चुका था। मैं नए 1000 एलिट फाइटर्स को पुराने लोगों के साथ मिलाता हूँ और सबसे सख्त मिलिट्री सिस्टम तैयार करता हूँ। लेकिन मैं बदले में जो देता हूँ वो भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन मैं बदले में जो देता हूँ वो भी उतना ही खतरनाक है। यहाँ 100 आर्मर सिर्फ एलिट के लिए नहीं है। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो और मजबूत हो तो हर किसी को टॉप टियर गियर मिलेगा। ब्लैक रॉक सिटी की फैक्ट्रियों की चिमनियाँ, घना धुआं उगल रही थी। ये धुआं था नई दुनिया बनाने का। विशाल खेत सिर्फ 5 दिन में पूरी फसल दे देते हैं। टाइम फ्लो टेक्नोलॉजी की वजह से होली डोमिनियन की पूरी नींव लेने के बाद कुछ जगहों पर हम प्री डिजास्टर लेवल से भी आगे निकल चुके थे। मैं नीचे बनती हुई आर्मी को देखता हूँ। हर सैनिक के पास ईएमपी हथियार थे। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लेकिन 5वें महीने में शांति टूट जाती है। आसमान में एक काली दरार खुलती है, एक स्पेशल रिफ्ट। उसमें से एक आदमी बाहर आता है, पूरी घमंड के साथ। उसके आसपास स्पेस मुड़ रहा था, जैसे रोशनी भी उसमें खिंच रही हो। वाइट चिल्लाता है, एश, तुमने मेरे सबसे करीबी दोस्त जॉन को मार दिया। तुमने मेरी बनाई हुई नींद खत्म कर दी। आज मैं तुम्हारे पूरे शहर को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। यह था वॉइड स्पेस पावर का मास्टर, जो अभी अभी अपनी ट्रेनिंग से निकला था। उसके पीछे हजारों प्राइवेट सैनिक स्पेशल पोर्टल से निकल कर आ रहे थे और भारी हथियार सीधे ब्लैक रॉक सिटी पर लॉक हो चुके थे। क्लारा भौएं सिकोड़ती है, वो उसकी पावर महसूस कर रही थी। एश, ये स्पेश पावर है। सीधी लड़ाई में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, फेक सरेंडर। क्लारा तुरंत समझ जाती है। मैं सीजफायर का ऑर्डर देता हूँ, गोल्डफेन को वापस बुलाता हूँ और क्लारा के साथ शहर के गेट से बाहर निकलता हूँ। मेरे चेहरे पर डर और हार का एक्सप्रेशन था। मैं सम्मान से बोलता हूँ, लॉर्ड वॉइड, आपकी पावर हमारे बस से बाहर है। मैं ब्लैक रॉक सिटी आपको देता हूँ, बस हमारी जान बख्श दीजिए। वॉइड खुश हो जाता है। वो नीचे उतरता है और तुरंत हमारे सामने टेलीपोर्ट करता है। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। तुम छोटे कीड़े, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। तुम भी अपने दोस्त के पास जाओगे। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले क्लारा का हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है और वो चिल्लाती है, तुम छोटे कीड़े, अब तुम्हारा नाम जॉन है। वॉइड एक पल के लिए रुक जाता है, अपने गाल को पकड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट फूट पड़ती है। स्पेस उसे और मुझे घेर लेता है। वो चिल्लाता है, मेरा नाम, लेकिन उसकी आवाज़ रुक जाती है। वॉइड का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो डर के साथ महसूस करता है उसकी पावर उससे निकल रही है, जैसे समुद्र पीछे हटता है। और जो स्पेस वो कंट्रोल करता था अब उसे ही निगलने लगता है। वॉइड चीखता है, मेरी पावर, एश, तुमने क्या किया? मैं ठंडी मुस्कान देता हूँ, जॉन, तुम खुद इसमें फंस गए। क्लारा मुस्कुराती है और जैसे ही वॉइड की आखिरी पावर खत्म होती है, मैं अपने हाथ फैलाता हूँ और स्पेस की आखिरी ताकत भी मेरे अंदर खिंच जाती है। जैसे ही टाइम और स्पेस मेरे अंदर मिलते हैं, पांचों एलिमेंट्स एक साथ जाग उठते हैं। यही था असली ब्रेक थ्रू। टाइम बनता है धागा, स्पेस बनता है बुनावट, और मैं एक नया डोमेन बनाता हूँ जो सिर्फ मेरा है। वो पुरानी शर्त कि मुझे पहले हिट होना पड़े अब खत्म हो चुकी थी। मेरी एबिलिटी स्ट्रिप अब गॉड टीयर बन चुकी थी। वो उसी पल मेरे और क्लारा के बीच का बॉन्ड जोर से रिएक्ट करता है। क्लारा अचानक हल्की आवाज़ निकालती है। उसके पेट से बैंगनी और गोल्डन रोशनी निकलती है, इतनी तेज कि आंखें नहीं टिकती है। इतनी तेज, एक नई जिंदगी, डरावनी और दिव्य, वो मेरे बच्चे को अपने अंदर लिए हुए थी। उस बच्चे ने मेरी गॉड टीयर पावर को विरासत में लिया था। उसकी ताकत क्लारा के शरीर में बहने लगती है। उसकी आंखें पवित्र गोल्डन रोशनी से चमक उठती हैं। आधे मिनट बाद
वो वॉइड जो अजय था अब जमीन पर पड़ा था, कीचड़ की तरह। उसकी पावर ही नहीं, उसका नाम भी छीन लिया गया था। अब वो सिर्फ एक आम इंसान था जिसका नाम जॉन था। मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। मेरे अंदर 7 ताकतें मिल चुकी थी। मैं क्लारा के पेट पर हाथ रखता हूँ। ये बच्चा इस दुनिया का भगवान बनेगा। क्लारा हल्का सा मुस्कुराती है और उन हजारों सैनिकों को देखती है जो डर से गिर चुके थे। ऐश लगता है अब हम नीचे रहने वाले नहीं रहे। जो भी हमारे खिलाफ आएगा, मैं सबका नाम जॉन बना दूंगी और वो हमारे बेटे की ताकत बनेंगे। मैं खुलकर हंस पड़ता हूँ। मैं क्लारा का हाथ पकड़ता हूँ और इस उल्टी पुल्टी दुनिया को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखता हूँ। खबर फैला दो, रिवरमार्क का पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है। मेरे साथ खड़े रहो तो तुम आगे बढ़ोगे, मेरे खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हें नया नाम मिलेगा। और कब्र भी ठंड, ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों तक उतर जाए, इतनी ठंड जो आत्मा तक तोड़ दे, इतनी ठंड जो आत्मा तक तोड़ दे। डूबते सूरज की आखिरी रोशनी कचरे के ढेर के एक कोने पर पड़ती है जहां एक शरीर पड़ा हुआ है, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल ठंडा। ऐश अब बस हड्डियों और चमड़ी का ढांचा रह गया है। वो गंदे सड़े हुए पानी में पड़ा था। उसकी बाहें कसकर लिपटी थी, एक आधे सड़े हुए कीड़ों से भरे ब्रेड के टुकड़े के चारों तरफ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि वाली मुस्कान थी, जैसे आखिरी पल में उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। एक औरत लड़खड़ाते हुए वहां आती है। उसका चेहरा गंदगी से भरा था, बाल उलझे हुए थे। जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है, वो ऐसी चीख मारती है जो रात को चीर दे। ऐश, ऐश, उठो प्लीज उठो। वो कीचड़ में घुटनों के बल गिर जाती है और उसके ठंडे शरीर को हिलाने लगती है पूरी ताकत से। उसके गंदे चेहरे पर आंसू साफ रास्ता बना रहे थे। वो पूरी तरह टूट जाती है। मुझे खाना मिल गया। मैंने बहुत लड़ाई की इसे पाने के लिए। बस एक और खा लो प्लीज। मैं हूं क्लारा, आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं क्लारा हूं। लेकिन ठंडी हवा कुछ जवाब नहीं देती। इस असली दुनिया में जहां कोई पावर नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ भूख और निराशा है, वहां ऐश कभी भाई। इस वाली स्टोरी का फंडा एकदम सिंपल है। वन, तालन छोटा या बड़ा नहीं होता, यूज करना आना चाहिए। ऐश की पावर शुरू में बेकार लग रही थी, लेकिन सही टाइम पर वही सबसे वो बन गई। लेसन, जो स्किल तेरे पास है वही तेरा वेपन है। टू, सही लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्लारा के बिना ऐश कुछ नहीं कर पाता। लेसन, लाइफ में सही टीम और सही पार से नहीं, ग्रोथ तय करते हैं। थ्री, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। हर जीत सिर्फ पावर से नहीं, स्ट्रैटेजी से आई। लेसन, स्मार्ट थिंकिंग, हार्ड हिटिंग। फोर, रिसोर्सेस कंट्रोल इक्वल्स असली पावर। ऐश ने फूड, सिस्टम, पीपल सब कंट्रोल किया।